चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आज के सेशन में जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं उसका नाम है कॉल बाय रेफरेंस, और इसी के ऊपर बेस्ड एक और टॉपिक है अरे एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, ये दोनों टॉपिक आज कवर अप करने वाले हैं अपन। पहले मैं आपको कॉल बाय रेफरेंस के बारे में बता देता हूँ। सामने आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा है जो कि कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल है। ओके, आपने एग्जांपल पहले भी देखा हुआ है। इसमें हमने क्या किया था, ऐड नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया था जो कि हमसे 2 पैरामीटर लेता था। ठीक है, अभी मैं रिटर्न वाली वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। रिटर्न वाला 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान से देखो। यहाँ पर हमने वॉइड मेन में 2 डेटा यूजर से इनपुट करवाए थे। ओके, याद होगा आपको, स्कैनफ लगा के 2 डेटा इनपुट करवाए थे। देन ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया था, और जो ऐड नाम का फंक्शन था वो अपने साथ में 2 आर्ग्यूमेंट्स लेकर के जाता था। कौन कौन से? ए और बी की वैल्यूज। ठीक है, जो ये ए और बी की वैल्यूज हैं वो यहाँ पर रिसीव होती थी। इन दोनों का एडिशन परफॉर्म होता था। देन एडिशन परफॉर्म होने के बाद हम यहाँ पर या तो इसको प्रिंट कर देते थे या फिर यहाँ से रिटर्न कर देते थे। जो भी करना था आपको ये याद होगा, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसी में रिटर्न बाय वैल्यू की, तो रिटर्न बाय वैल्यू का एग्जांपल भी प्रोबेबली आपको याद होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिटर्न बाय वैल्यू का एग्जांपल यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ठीक है, सो थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा किया जाए ताकि पूरा प्रोग्राम एक ही स्क्रीन पर आ जाए। ओके, आई थिंक विजिबल है सभी को। ओके, देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो वही प्रोग्राम है, इसमें वही फंक्शन डिक्लेयर किया है, बस वहाँ पर वॉइड लिखा था, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, इंट। देखो यहाँ पर वॉइड था क्योंकि हम इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इस वजह से हमने क्या करा है, यहाँ पर इंट लिख करके रखा हुआ है। ओके, ये भी याद होगा। अगर नहीं याद है या नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लास्ट वाला वीडियो जाकर के देख लो, उसमें यही सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। ओके, डिटेल में समझाया है पूरा। ओके, देन हम आते हैं इस वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पर हमने यूजर से 2 वैल्यू स्कैन करवाई थी। स्कैन करवाने के बाद जब हमने ऐड फंक्शन कॉल किया था तो ये 2 आर्ग्यूमेंट लेके जा रहा था, दैट इज ए और बी की वैल्यू। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रिसीव हुई थी, हमने इन दोनों का एडिशन परफॉर्म किया था, और जो भी आउटपुट सी में स्टोर हुआ था उसको हमने रिटर्न किया था। रिटर्न का मतलब ये होता था कि हम जहां से कॉल हुए थे वापस लौट के वहीं चले जाएंगे, और साथ में किसकी वैल्यू लेके जाएंगे, इस वेरिएबल की। ये वैल्यू यहाँ पर गई और यहाँ से किस में कॉपी हो गई, सी में। देन हमने सी को प्रिंट किया, क्या आउटपुट आएगा, जो भी एडिशन वाली वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये तो हुआ कॉल बाय वैल्यू और रिटर्न बाय वैल्यू का एक क्विक रिवीजन। अब इसके ऊपर बेस्ड मैं आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इमेजिन करो हमें यूजर से 2 इनपुट वैल्यू लेना है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमने क्या करा, ए और बी में यूजर से 2 इनपुट वैल्यू ले ली। अब हमें एक फंक्शन की हेल्प से इनके बीच में स्वैपिंग परफॉर्म करना है। गॉट इट? मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फंक्शन की हेल्प से इनके बीच में स्वैपिंग परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अपन एक ट्राई करते हैं। ध्यान से सुनना, जो मैं पहला ट्राई कर रहा हूँ ये गलत है, आपको बताना है मुझे कि क्या गलती है उसमें और जिसकी वजह से हमें कॉल बाय रेफरेंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अभी जो प्रोग्राम बना रहा हूँ वो सही नहीं है, उसमें करेक्शन करने के बाद वो सही हो जाएगा। ठीक है, सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कौन सा, जिसके अंदर हमने एडिशन का कोड लिखा था। ठीक है, अपन कुछ माइनर से चेंजेस कर लेते हैं, जैसे इसकी जगह इसका नाम रख देते हैं स्वैप। ठीक है, मेरे फंक्शन का नाम क्या होगा, स्वैप। वो हमसे कितनी वैल्यू रिसीव करेगा, 2। ठीक है, ये 2 पर क्लियर हो गया। हमने यूजर को एक मैसेज दिया, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड लिख के रखा है, मैं स्वैप फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, थोड़े से माइनर से मॉडिफिकेशन कर दिए जाए ताकि पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। ओके, फिर डिटेल में आपको एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया बिफोर स्वैप a is equals to percentile d and b is equals to percentile d। हमने क्या किया, यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया कि बिफोर स्वैप a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। ठीक है, देन हमने एक फंक्शन कॉल किया स्वैप। देन इसके जस्ट बाद हमने एक और लाइन यहाँ पर प्रिंट कर दी, कौन सी, आफ्टर स्वैप। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैसेज में सिर्फ बिफोर और आफ्टर का चेंज किया हुआ है, इसके अलावा मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ए और बी की वैल्यू यहाँ पर स्वैप के बाद वाली प्रिंट होनी चाहिए। मतलब इमेजिन करो अगर स्वैपिंग करने से पहले ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 है, तो आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा टारगेट इस प्रोग्राम का। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमने सबसे पहले एक नंबर एंटर कराया, फर्स्ट नंबर एंटर करवाया जो कि ए में गया, सेकंड नंबर एंटर करवाया जो कि बी में गया। देन इसके बाद हमने एक मैसेज में प्रिंट कर दिया कि ए और बी की करंट वैल्यूज क्या है। देन हमने स्वैप फंक्शन कॉल किया, और उसके बाद अगर हम वापस से इसमें प्रिंटिंग करें ए और बी की तो डेफिनेटली चेंज्ड वैल्यू आना चाहिए। ये टारगेट है प्रोग्राम का, यहाँ तक का प्रोग्राम सही है। अब इसमें क्या गलतियां हो सकती है अपन उसकी डिस्कशन करते हैं। हमने क्या किया,
यहाँ पर जो एक जनरल दिमाग बोलता है ना, हम उसकी बात कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर ए और बी दो डेटा स्कैन करवाए थे ना ऊपर, वो दोनों रिसीव करवा लिए, जो कि यहाँ से आ रहे हैं आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में। हमने यहाँ पर रिसीव करवाए, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है सी नाम का, ठीक है। देन हमने लिख दिया सी इज इक्वल्स टू ए, सबको पता होगा स्वैपिंग का लॉजिक। देन ए इज इक्वल्स टू बी, देन बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। ये सभी को लॉजिक पता है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बहुत बार रिपीट हो गया, नहीं ध्यान हो तो पुराने किसी वीडियो में जाके देख लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 50 बार हो गया ये वाला लॉजिक, है ना। विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। खैर, अभी हमने स्वैपिंग परफॉर्म कर दिया। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ से हमने जो नीचे वाला सेक्शन है जहाँ पर अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इस वाले सेक्शन में हमने स्वैपिंग तो परफॉर्म करवा दी, लेकिन क्या ये वैल्यूज जो स्वैप हुई हैं ये ऊपर वाली वैल्यूज हैं? एग्जैक्टली देखा जाए तो नहीं है। क्यों? यहाँ से हमने स्वैप के अंदर ए और बी की वैल्यूज पास की थी, रिमेंबर। ये जो वैल्यूज हैं उनकी कॉपी यहाँ पर बनी, आपने उन कॉपीज के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म कर दिया है, ओके। अगर आपने कॉपीज के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म किया तो इसके बाद जब हम वापस यहाँ से लौट के जाएंगे तो क्या ऊपर वाली वैल्यूज में कोई चेंज आएगा? क्या नहीं आएगा, है ना। इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिटर्न बाय वैल्यू, लेकिन यहाँ पर रिटर्न बाय वैल्यू भी परफेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट लिखता भी हूँ तो रिटर्न किसको करूँ, ए को करूँ कि बी को करूँ? क्योंकि रिटर्न तो मैं किसी एक को ही कर सकता हूँ। अगर आप दोनों को रिटर्न करोगे तो ऊपर कैच कैसे करोगे? एक पर्टिकुलर फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न नहीं की जा सकती। तो अगर मैं ए को रिटर्न करता हूं तो बी बुरा मान जाएगा, बी को रिटर्न करता हूं तो ए बुरा मान जाएगा, और सी को रिटर्न करने का तो कोई सेंस ही नहीं, वो तो टेम्परेरी वेरिएबल है ना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस प्रोग्राम में दोनों में से किसी एक को रिटर्न करने के कारण एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। क्या? कि या तो ए के पास सही वैल्यू आएगी या फिर बी के पास एक सही वैल्यू आएगी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉल बाय वैल्यू या रिटर्न बाय वैल्यू परफेक्टली काम नहीं करता है ना। इसका एक ऑल्टरनेट इन्होंने निकाला जो कि काफी अच्छा है, ठीक है। अपन उस ऑल्टरनेट को समझते हैं। इन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ से ए और बी की वैल्यूज पास करने की बजाय उनके एड्रेसेस पास कर दें तो एक्चुअल डेटा या उसका वैल्यू नहीं जा रहा है, एड्रेस जा रहा है। आप सभी लोगों ने डेफिनेटली पॉइंटर्स जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो उसके लिए भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हो। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते थे? कुछ इस टाइप से, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉइंटर क्यू। अब अगर आपने फंक्शन और पॉइंटर ये दो टॉपिक पढ़ के रखें तो इन दोनों का मिक्सचर है। बहुत ध्यान से देखो, जब हमने स्वैप नाम का, अच्छा एक माइनर सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर ऐड लिखा रह गया है, इट शुड बी स्वैप, है ना। एक माइनर सी मिस्टेक थी, सॉरी फॉर दैट। हमने यहाँ पर क्या किया, जब ये स्वैप फंक्शन कॉल किया तो ब्रैकेट में हमने क्या पास किया, m% ऑफ ए और m% ऑफ बी, है ना। एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। अच्छा, इस ए के एड्रेस को किसने रिसीव किया होगा? इस पॉइंटर पी ने। इस बी के एड्रेस को किसने रिसीव किया होगा? पॉइंटर क्यू ने, ठीक है। एक छोटी सी टर्म है, ओके। जनरली हम लिखते थे कुछ ऐसे पॉइंटर डिक्लेयर करके, तो हम लिखते थे ना इंट पॉइंटर पी, है ना। ये वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। और फिर पॉइंटर पी के अंदर हम किसका एड्रेस डाल रहे हैं? टेक्निकली ए का, ठीक है। पॉइंटर क्यू के अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा? बी का। अभी इसको सुन लो, मैं इसको दो बार समझाऊंगा, है ना। सेकंड वाले में थोड़ा ज्यादा क्लैरिफाई करूंगा कि ये इंटरनली काम कैसे कर रहा है। अभी ऊपरी अप्रोच समझो। यहाँ पर बिफोर स्वैप इमेजिन करो प्रिंट हो गया a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20। जब हमने स्वैप फंक्शन कॉल करके इसके अंदर a का एड्रेस और b का एड्रेस भेजा तो वो p और q ने रिसीव किया। अब हम यहाँ पर पॉइंटर p और पॉइंटर q के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। अगर आपने पॉइंटर्स पढ़े हैं तो आपको मेरी एक लाइन याद होगी कि पॉइंटर्स के पास खुद का डेटा नहीं होता है, वो किसी और के डेटा को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। जैसे p a के डेटा को पॉइंट आउट कर रहा होगा और जो q है वो b के डेटा को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अगर हम a में चेंज करें तो पॉइंटर p चेंज हो जाएगा, उल्टा बोल देते हैं। अगर हम पॉइंटर p में चेंज करेंगे तो a में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंटर q में चेंज करता हूं तो b में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है ना। सो हमने यहाँ पर लिखा c इज इक्वल्स टू पॉइंटर p, देन इसके बाद पॉइंटर p इज इक्वल्स टू पॉइंटर q, देन लास्ट में हमने लिख दिया पॉइंटर q इज इक्वल्स टू पॉइंटर c, सॉरी नॉट पॉइंटर c, इट शुड बी c, ओके। हमने सिंपल अप्रोच लिखा, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए एक बेसिक लेवल पे आ जाता हूं मैं, है ना। सबसे पहले यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। ऊपर हमने स्कैनिंग करके यहाँ तक प्रिंटिंग किया है। यहाँ से a का एड्रेस और b का एड्रेस किसके पास गया? पॉइंटर p और पॉइंटर q के पास, ठीक है। टेक्निकली p a को पॉइंट आउट कर रहा है, q b को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर c की तो ये वही टेम्परेरी वेरिएबल है। अब ध्यान से देखो, मैंने लिखा c इज इक्वल्स टू पॉइंटर p। पॉइंटर p मतलब a वाली वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो c में टेक्निकली 10 आ गया होगा। अगर हम इमेजिन कर रहे हैं a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 है तो, है ना, c में a की कॉपी बन गई।
यहाँ पर शायद ऐसा लिखा है कि ए में किसकी कॉपी बन जाए, बी की, क्योंकि पी ए को पॉइंट आउट कर रहा है और क्यू बी को, तो ए में किसकी कॉपी बन जाए, बी की, और फाइनली जो आपका वेरिएबल बी था उसमें किसकी कॉपी बन जाए, सी की। तो विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम स्वैपिंग ऐसे ही परफॉर्म करते थे। अगर आपको ये बुरा लग रहा है देखने में तो आप 2 मिनट के लिए इमेजिनेशन कर लो कि ये ए है और ये बी है, तो क्या लिखा है, सी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। बात तो वही हो गई ना। अगर इस अप्रोच के बाद देखा जाए तो बताओ पॉइंटर बी और पॉइंटर क्यू में चेंज हुआ होगा या इंटरनली ए और बी में चेंज हो गया होगा, डेफिनेटली ए और बी में चेंज हुआ होगा। क्यों ऊपर ए और बी में चेंज हुआ होगा, उसके पीछे रीजन ये है कि पॉइंटर्स के पास खुद का डेटा नहीं होता है, वो किसी और के डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं। तो पॉइंटर बी पॉइंटर क्यू ए और बी के डेटा के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए चेंजेस भी किस में हुए होंगे, ए और बी में। तो अगर अभी मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके रन करता हूँ, सॉरी राइट क्लिक करके रन नहीं होगा, यहाँ टॉप पे जाकर के अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ माइनर सी मिस्टेक कर दी है मैंने। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, और यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसको थोड़ा सा बुरा लग गया इस बात का। ओके, इसलिए वो एरर दे रहा है। हमें ऊपर भी चेंज कर देना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया, पॉइंटर पी और पॉइंटर क्यू में चेंजेस कर दिए। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। चलो, यहाँ पर एक मैसेज आया है, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, हम यहाँ पर 10 टाइप कर देते हैं और एंटर करते हैं। देन हम यहाँ पर 20 टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखो बता रहा है बिफोर स्वैप ए इज इक्वल्स टू 10 एंड बी इज इक्वल्स टू 20। मैंने स्लैशन नहीं लगाया था इसलिए कंटिन्यूशन में आ गया। आफ्टर स्वैप ए इज इक्वल्स टू 20 एंड बी इज इक्वल्स टू 10। ओके, यहाँ स्लैशन लगा देंगे तो ये प्रोग्राम परफेक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा आई थिंक। ओके, एक लाइन और डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। ओके, कुछ लोगों को इसके लिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा, ध्यान है आपको, ये लाइन इंट पॉइंटर पी, ठीक है। देन हम लिखते थे p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, है ना, ऐसे ही कुछ लिखते थे। कहीं ना कहीं हमने ऐसा पढ़ के रखा है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देता हूँ। ओके, कहीं ना कहीं हमने ऐसा पढ़ के रखा है। कौन सी 2 लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इन 2 लाइंस की। ओके, ये हमने पढ़ के रखा है। तो कुछ लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि सर हम यहाँ पर तो p लिखते थे और आपके जो ऊपर वाला प्रोग्राम बना हुआ है ये, तो उसमें तो आपने काइंड ऑफ ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपके सामने जो ये स्टेटमेंट है ना, अगर ये हमें एक लाइन में लिखना हो, ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंट पॉइंटर p इज इक्वल्स टू m% ऑफ a। वो पॉइंटर p और p को इंटरनली डिफरेंशिएट करना जानता है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर पॉइंटर लगा दे तो मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इन 2 लाइनों को अगर एक लाइन में मर्ज करना हो तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वाले सेक्शन की, तो बताओ यहाँ से क्या आ रहा है, एड्रेस ऑफ ए। इसको नोटिस कर लो, एड्रेस ऑफ ए, है ना। ये जो एड्रेस ऑफ ए है ये स्वैप के पहले वेरिएबल में जाएगा, मतलब पॉइंटर p में जाएगा। तो टेक्निकली ध्यान से सोचो ना, यही तो लिखा है, इंट पॉइंटर p में कौन आ रहा है, m% ऑफ ए। और इस पूरी लाइन का इंटरनल मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, p में चेंज करेंगे तो a पे रिफ्लेक्शन दिखेगा, a में चेंज करेंगे तो p में रिफ्लेक्शन दिखेगा। आई थिंक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो खैर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से इस सबको डिलीट कर देते हैं। ये वाला प्रोग्राम हो गया है आपका कॉल बाय रेफरेंस का। क्वेश्चन आता है इसको कॉल बाय रेफरेंस क्यों कहा। देखो इस प्रोग्राम के ना बहुत सारे नाम है। ठीक है, इसको कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस, पास बाय रेफरेंस और पास बाय एड्रेस भी कहा जाता है ना। ये सारे नाम एक ही चीज के। ठीक है, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल करते टाइम क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस। तो कॉल बाय एड्रेस या पास बाय एड्रेस हो गया। और एड्रेसेस जनरली जाते हैं पॉइंटर्स में। पॉइंटर्स के पास खुद का डेटा नहीं होता, वो किसी और को रेफर कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको रेफरेंस भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसको कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, इस प्रोग्राम को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है विद द हेडिंग कॉल बाय रेफरेंस। क्वेश्चन आता है यही क्यों बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ रही थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ रही थी, लाइक ए और बी। हम एक से ज़्यादा रिटर्न नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, उनकी ओरिजिनल वैल्यू को यहीं से बैठे बैठे चेंज कर लिया। फिर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है, इससे तो सिक्योरिटी इशू आ जाएगा, यहाँ का डेटा बैठे बैठे इसने चेंज कर लिया। देखो ऐसा है, इसने डेटा तब चेंज किया जब आपने इसको अपना एड्रेस दिया। अगर हम इस फंक्शन को कॉल ही ना करें या हम इस फंक्शन को एड्रेस ही ना दें
तो उस केस में इस फंक्शन के पास कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी कि वो हमारे डेटा में चेंजेस कर पाए। मतलब सामने वाला पर्सन आपके डेटा में सिर्फ तभी चेंज कर सकता है जब आप उसको परमिट करो। ओके, इसका एक और एग्जांपल बताता हूं मैं, हालांकि वो अरे एज एन आर्गुमेंट का हो जाएगा, बट एक समझो, आपको एक फंक्शन शायद याद होगा strlen, स्ट्रिंग लेंथ, उसको हम अरे देते थे, वो लेंथ करके कैलकुलेट करके दे देता था ना, लेंथ कैलकुलेट करता था कुल मिला के। ओके, देन हमने एक और फंक्शन पढ़ा था strreb, जो स्ट्रिंग को रिवर्स करता था। इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है? जो आपका strlen है उसको यूज करने पर हमारे अरे में कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन जब हम strreb को यूज करते हैं तो हमारा एक्चुअल अरे का डेटा इंटरनली रिवर्स हो जाता है। तो हमारे अरे में चेंज हो गया ना, क्योंकि हमने उसको अलाउ किया, उसने बैठे बैठे कुछ नहीं किया। जब हमने अपने अरे का एड्रेस उसको दिया तो उसने हमारे डेटा को चेंज कर दिया। ठीक है ना? चलो खैर, फर्दर कंटिन्यू करते हैं, अगले प्रोग्राम की तरफ आते हैं। ओके, अगले प्रोग्राम की तरफ आने से पहले कुछ माइनर से चेंजेस करते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड, इसको पुराना वाला प्रोग्राम बना देते जो आपका ऐड वाला बना हुआ था, ये वाला प्रोग्राम। ओके, चलो नए सिरे से लिख लिया जाए, फालतू टाइम वेस्ट होगा। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया void add। अभी मैं int के आगे ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ ऐसा लगा रहा हूँ। शायद ये अरे का सिंबल नहीं दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, इस बार हम अरे एज एन आर्ग्यूमेंट नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक अरे में कितना डेटा हो सकता है? बहुत सारा, कितना भी हो सकता है। ओके, अच्छा एक और चीज पहले ही मेंशन कर दूं, इस प्रोग्राम को मैं दो पार्ट्स में समझाऊंगा। पहला पार्ट इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा पार्ट इसलिए ताकि हमारा प्रोग्राम इफिशिएंट बन पाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एक सही है एक गलत है, जैसे पिछला वाला प्रोग्राम बनाते टाइम मैंने आपको बताया कि पहला वाला पार्ट गलत है, बाद में उसको करेक्ट किया। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि दोनों पार्ट सही हैं, लेकिन दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों है वो प्रोग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर लाइन की। तो यहाँ क्या लिखा है, stdio.h को इंक्लूड किया है। फिर इस लाइन की बात करें तो क्लियरली दिख रहा है कि हमने void add नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हो, इवन हम कर ही देते हैं, बेटर रहेगा, है ना। हमने यहाँ पर int ऐड करके लिख दिया है, जो कि एक अरे को रिसीव करने वाला है, ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ नॉर्मल वेरिएबल लिखते तो एक डेटा रिसीव करता, पॉइंटर लिखते तो दूसरा, मतलब एड्रेस रिसीव कर लेता। और अगर हमने यहाँ पर एक अरे टाइप का बना दिया है तो इसको भी रेफरेंस ही कहा जाता है, ये पूरे अरे को रिसीव कर लेगा। ओके, यहाँ पर हम एक अरे बना लेते हैं। ओके, शायद स्टैटिक अरे आपने पढ़ के रखा है, जैसे बनाते थे जिसमें फिक्स एलिमेंट्स होते थे, लाइक 10, 20, 30, 40, 50। मैंने एक अरे बनाया है 5 साइज का। ठीक है, यहाँ पर एक और नाम वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं सम। ठीक है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ओके, ये सारे मैसेजेस हटा देते हैं, हमें यूजर से कुछ भी स्कैन नहीं करवाना है। ओके, कुछ ऐसा समझो, वेट अ सेकेंड, एक अरे और बनाया जाए, समझाना और बेहतर हो जाएगा। ओके, सो हमने बी नाम का एक अरे और बनाया और इसके अंदर हमने एलिमेंट्स डाल दिए, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सफिशिएंट है। आप चाहो तो दोनों को एक ही लाइन पर डिक्लेयर कर सकते हो, पर जो मुझे समझाना है उसके लिए 2 लाइन ज़्यादा बेहतर रहेगी, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिख के रखा है। आपकी इच्छा हो तो आप एक साथ लिख लो, कोई आपत्ति नहीं है। ओके, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एडिशन करना है। किसका? ए के सारे एलिमेंट्स का। लाइक अगर मैं पूछ रहा हूँ 10 + 20 + 30 + 40 + 50 कितना होता है, तो एक फंक्शन ऐसा रहे जिसको मैं अरे का नाम बता दूं और वो अरे के अंदर रखे हुए सारे एलिमेंट्स का समेशन मुझे रिटर्न कर दे। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, है ना। देन इसके बाद हम यहाँ पर उसको प्रिंट कर देंगे। ओके, सो हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ, डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं, सम इज इक्वल्स टू, सॉरी डबल कोट्स में लिखना है, sum of all the elements of A is equal to %d, comma sum। ओके, मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ प्रिंट करना। ओके, ठीक ऐसे ही अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, ओके, बस इस बार ए की जगह क्या लिख दूँ, बी, तो ये मुझे किसके सारे एलिमेंट्स का समेशन करके दे दे, बी के सारे एलिमेंट्स का समेशन करके दे दे। ओके, ऐसा मैं चाह रहा हूँ, अभी हो नहीं रहा है, करेंगे अपन ऐसा। ओके, चलो खैर, यहाँ पर आकर के हमने ऐड नाम का जो फंक्शन बनाया है उसके अंदर आपका जो ये ए है ना, इसको खाली छोड़ दो। क्वेश्चन आता है क्यों खाली छोड़ दो, इसमें साइज देने की जरूरत नहीं है क्या? देखो ऐसा है, अगर एक बना बनाया अरे इसके पास आ रहा है तो इसको साइज बताने की जरूरत नहीं है, वो साइज खुद ही डिटेक्ट कर लेता है और उतनी साइज का अरे कॉपी मार लेता है। ये कॉल बाय रेफरेंस की तरह ही काम कर रहा है। एक्चुअल में ये नया अरे नहीं बना है, इसको आप एक पॉइंटर की तरह इमेजिन करो।
इस पॉइंटर ने किसको कॉपी कर लिया है, ए के एड्रेस को कॉपी किया, नया मेमोरी एलोकेशन नहीं किया है। जब ये बी के लिए चलेगा तो ये किसको कॉपी कर लेगा, बी को, है ना। इवन ए और बी नाम से कंफ्यूजन लग रहा हो तो लोग पी ले लेते हैं अपन, है ना। एक टेम्परेरी अरे बना दिया मैंने पी नाम का, इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। यहाँ पर नाम कुछ भी हो सकता है, ओके। ए ले लो तो आदत वाला हो जाएगा, हम हमेशा ए नाम का अरे ले लेते थे या बी नाम का अरे ले लेते थे, इसलिए, है ना। इवन ऊपर आप चाहो तो इनके नाम चेंज कर देते हैं अपन। मेरे पास एक एक्स नाम का अरे है, दूसरा वाई नाम का अरे है, मुझे एक्स और वाई का समेशन करना है, या एक्स और वाई के सारे एलिमेंट्स का समेशन करना है और उसको प्रिंट करना है, ठीक है। एक बार पूरा लिख लिया जाए फिर समझाया जाए तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, ओके। चलो, एक और गलती है यहाँ पर, माइनस का साइन लग गया, इट शुड बी इक्वल टू, ओके। चलो देन यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सम नाम का, जिसकी वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, ओके। देन यहाँ पर हम चला लेते हैं एक फॉर लूप। सबको पता होगा फॉर लूप क्या होता है, कैसे काम करता है, ओके। और फॉर लूप चलाने के लिए हम ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट आई, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ लिख देते हैं i इज इक्वल्स टू 0, देन i इज लेस देन, कहाँ तक चलाना है, अरे की साइज तक। कितनी अरे की साइज, 5, ठीक है। देन i प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर हमने एक लाइन लिखी, कौन सी, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देते हैं। इस लूप से बाहर आने के बाद हम लिख देते हैं रिटर्न, और किसकी वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, सम की वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। समझें इस कोड को, बहुत सिंपल सा कोड है, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ ए वाले पे एक्स वाले पे फोकस करना, दूसरे किसी पे फोकस मत करना, ओके। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया वॉइड मेन के अंदर। हमारे पास 2 अरे हैं, एक का नाम हमने रखा है एक्स, एक का नाम हमने रखा है वाई, ओके। इवन इसको भी मैं ना थोड़ा सा अलग कर देता हूँ तो बेहतर रहेगा, ओके। लाइक एक्स और वाई, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट सम, ठीक है। थोड़ा प्रॉपरली दिख रहा है ना। 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, जिनमें से 2 अरे हैं और एक समेशन नाम का सिंपल वेरिएबल है। डन। हमने यहाँ से x नाम का और y नाम का अरे बनाया। हमने सबसे पहले ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया और उसमें क्या पास किया, x। अगर आपने अरे वाली सारी क्लासेस अटेंड की हैं तो शायद आपको याद होगा कि अरे का नाम जो होता है ना, वो अपने अंदर पहला एड्रेस छुपा के बैठा होता है। मतलब ये 10 यहाँ पे स्टोर है ना, उसका जो एड्रेस होगा वो टेक्निकली x में स्टोर होगा, है ना। तो जब हमने ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया तो यहाँ से बेस एड्रेस उठ के किसके पास चला गया, यहाँ पर a के पास। टेक्निकली ये a किसके बिहाफ में काम करने लग गया, x के बिहाफ में। अगर मैं a में चेंज करूंगा तो x में चेंज हो जाएगा, अगर मैं x में चेंज करूंगा तो a में चेंज हो जाएगा। अभी करंट कंडीशन जो हमारे सामने लिखी हुई है, इसमें a और x को अलग अलग मानना गलत है, दोनों एक ही है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा है इंट आई और सम इज इक्वल टू 0। शायद समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अरे का लॉजिक सबको याद होगा, नहीं भी है तो ध्यान से देखो। हमारा अरे 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ लिखा है सम इज इक्वल टू 0 प्लस ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 में कौन बैठा है, 10 यहाँ आ गया। लूप ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ शायद ए ऑफ 1 आ जाएगा, ए ऑफ 1 सम हो जाएगा, देन ए ऑफ 2 सम हो जाएगा, देन ए ऑफ 3 सम हो जाएगा, देन ए ऑफ 4 सम हो जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। हम आ जाएंगे बाहर आने के बाद हम सम को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इंट, ओके। और अगर यहाँ लिखा है इंट तो यहाँ भी इंट, है ना, ऊपर सही लिखा है, यहाँ पर इंट होना चाहिए था, ठीक है। चलो खैर, ओके। यहाँ पर हमने क्या किया, सम जो लिखा हुआ है उसको रिटर्न किया। जैसे ही सम को रिटर्न किया तो वो कहाँ चला गया होगा, जहाँ से हम आए थे, ओके। अब जैसे ही यहाँ पर सम की वैल्यू आई वो इसमें कॉपी हुई। हमने यहाँ लिख दिया सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x विल बी, जो भी समेशन की वैल्यू आएगी 150 आना चाहिए, ठीक है। देन जैसे ये वाली प्रिंटिंग हुई, हमने वापस से लिखा ऐड y। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अब यहाँ पर x का एड्रेस नहीं जा रहा है, y का एड्रेस जा रहा है। तो ये जो y का एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा और टेक्निकली a किसकी तरह एक्ट करने लग जाएगा, y की तरह। आपको यहाँ a ऑफ i दिख रहा है, सिस्टम को यहाँ y ऑफ i दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो एड्रेस पे काम करता है ना। तो यहाँ पर आप इमेजिन करो ये 5 बार जो एडिशन कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, y के लिए कर रहा है। जब ये पूरा कोड चलेगा, ओके, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जब सारा चल जाएगा और सम को रिटर्न करेगा तो वो सम इस बार यहाँ पर कॉपी होगा और हमने प्रिंट कर दिया है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y इज, जो भी आएगा, है ना, 15 आना चाहिए। यहाँ पर एक स्लैश इन भी लगा देते हैं ताकि मैसेज प्रॉपर दिखाई दे, ओके। हम इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको रन किया। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको आउटपुट भी नजर आ रहा होगा, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x इज 150 और सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y इज 15, ठीक है। बहुत आसान था। अब ना यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट काइंड ऑफ आता है, किस टाइप का,
हम अगर ध्यान से देखें अभी जो हमारे सामने सिचुएशन है, तो इसमें क्या दोनों बारे में 5-5 एलिमेंट है ना। अगर एक में 5 एक में 10 हो गए तो ओके, या कम ज़्यादा हो गए तो फर्क पड़ेगा ना। आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेगा, नीचे वाला लूप कितनी बार चलाओगे। अब क्या करें, अगर मैं अभी भी इस कोड को रन करूँ तो पुराना आउटपुट ही देगा, क्योंकि ये समेशन तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही एलिमेंट का कर रहा है ना। ओके, तो ये प्रोग्राम हो जाएगा फेल इस कंडीशन में, मतलब पार्शली सही है बट इफिशिएंट नहीं है, हर बार काम नहीं कर रहा है, तो पुराना आउटपुट ही आ गया। अब y के अंदर के सारे एलिमेंट्स का समेशन 15 थोड़ी ना है, वो तो 55 समथिंग को जाना चाहिए। ठीक है, सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रोग्राम हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है इसको कैसे सही करें। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर कॉमा लगा के एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं जिसका नाम रख देते हैं साइज। ठीक है, यहाँ पर भी हमें वही करना पड़ेगा, इंट साइज। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया। अब जब हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो x पास कर रहे हैं ना, x के साथ वो भी पास कर देंगे कि कितने एलिमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, ऐसे ही जब हम y को समेशन कर रहे हैं तो y के साथ में क्या पास कर देंगे कि कितने एलिमेंट्स को समेशन करना है। कुल मिला के अरे की साइज पास कर रहे हैं। और जो हमारा लूप सिर्फ 5 बार ही चल रहा था उसको कितने टाइम्स चला देते हैं, साइज की जो भी वैल्यू है उतनी बार चला देते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा प्रोग्राम परफेक्टली चलेगा। ओके, इस बार अगर चला के देखें तो ध्यान से देखो, जो आपके a का समेशन है, सॉरी x का समेशन है वो आता है 150 और जो y का समेशन है वो आता है 55। ओके, आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलो खैर इसको बंद करते हैं। ओके, यहाँ तक के सेक्शन में एक शॉर्ट रिकॉल देता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर 5 एलिमेंट थे। जब हमने x, 5 लिखा तो ये a में तो x की कॉपी बना ली और जो 5 है वो इस साइज में आ गया। ये लूप 5 बार चला और 5 एलिमेंट्स का समेशन हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखा ऐड ऑफ y, 10, तो यहाँ पर टेक्निकली इस a ने तो y को रिसीव कर लिया और साइज ने 10 को रिसीव कर लिया। ये 10 बार चल जाएगा। अब मैं आपके लिए एक टास्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको अरे के बहुत सारे प्रोग्राम्स याद होंगे। कौन सा, जैसे समेशन का मैंने बनाया ऐसे ही था, मिनिमम वैल्यूड एलिमेंट निकालने का, मैक्सिमम वैल्यूड निकालने का, सर्चिंग करने का, सॉर्टिंग करने का। ओके, हालांकि ये सॉर्टेड अरे है ऑलरेडी, आप एक काम करना, इसका ऑर्डर चेंज कर देना है ना, और फिर सॉर्ट करने का ट्राई करना। एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करो। मान लो y अनसॉर्टेड है, मैंने y की कॉपी a में बनाई। अब अगर मैं a को सॉर्ट करता हूँ तो क्या टेक्निकली y सॉर्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि a और y अलग अलग नहीं है, एड्रेस कॉपी हो रहा है। एड्रेस में ऐसा होता है, एक में चेंज करो तो दूसरे में रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ठीक है ना, आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको यहाँ पर कोई भी 3-4 फंक्शन बनाने हैं। जैसे यहाँ पर बना लो लेट्स से वॉइड मिन या इंट मिन, है ना, एक फंक्शन बना लेते हैं, ऊपर भी डिक्लेयर कर लेना। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इंट मिन, जिसके अंदर हम अरे का नाम और साइज ये 2 चीजें पास करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देन यहाँ पर कुछ लॉजिक लिखेंगे और वहां से, जैसे यहाँ से सम रिटर्न किया है, वहां से मिनिमम वैल्यूड एलिमेंट को रिटर्न करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैक्स नाम का बना लो, उसमें से मैक्सिमम वैल्यूड एलिमेंट रिटर्न कर दो। कुल मिला के आप ऐसा प्रोग्राम बना चुके होगे जिसके अंदर ओवरऑल देखा जाए, मतलब आपके सामने जो लिखा है इस पूरे प्रोग्राम में, जो भी आपके सामने ओवरऑल लिखा हुआ है, इसमें हम सिर्फ समेशन का लॉजिक लिख रहे हैं अरे का। आपका एक ही अरे समेशन के भी काम इसमें आ जाएगा, वही अरे मिनिमम के लिए भी आ रहा है, मैक्सिमम के लिए भी आ रहा है। अब जो नीचे फंक्शन बने हैं वो फंक्शन सिर्फ एक अरे के लिए नहीं बने। अगर आप उसमें x की जगह y पास करोगे तो y के लिए भी सेम काम कर देंगे, है ना। मतलब एक अरे सब में काम आ सकता है, एक फंक्शन सारे अरे के लिए काम आ सकता है। फंक्शन की यही तो यूटिलिटी थी, है ना। ये होता है अरे एज एन आर्ग्यूमेंट। हमने यहाँ से अरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है दूसरे फंक्शन को। ठीक है, ये इंटरनली काम कर रहा है। ओके, मैंने चला के भी दिखा दिया है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, काम की चीज़ है। ठीक है, चलो खैर इस पर्टिकुलर को टर्मिनेट करते हैं। आज का सेशन आपका यहीं पर ओवर। ओके, इसके आगे का अगला सेशन जो रहेगा कायदे से वो होना चाहिए था रिकर्शन, लेकिन रिकर्शन लैपटॉप पे मेरे मतलब जो कंफर्ट जोन है, मेरे कंफर्ट जोन के बाहर जा रहा है। वो मैंने ट्राई किया, उसके लिए कुछ चीज़ें अरेंज करने का, ताकि मैं आपको रिकर्शन भी इसी पे पढ़ा पाऊँ। बट अभी मैं उसका वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि आपको क्या ही समझ में आ जाएगा उसमें। तो रिकर्शन वाले टॉपिक को अपन होल्ड पे रखते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगा। ठीक है, चलो देन आज का सेशन आपका ओवर, नेक्स्ट सेशन जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। ओके।